अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ और कलोनियलिज़म। अब कलोनियलिज़म क्या है जी? कलोनियलिज़म को उर्दू में कहते हैं नौबातकारी, या कलोनियलिज़म को हम लोग कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जब भी वॉर होती है ना बिटवीन टू सिटीज़ और मोर देन टू कंट्रीज़, तो क्या होता है कि सारी बात है सक्सेस या जीत एक को मिलती है, बाकी लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, या कुछ इलाके वहाँ ख़त्म हो जाते हैं तो उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, वहाँ पे जाके न्यू रूल्स वैल्यूज़ को अपनाना पड़ता है। इसे हम कहते हैं कलोनियलिज़म। यानी कुछ लोगों का माइग्रेट करके, लाइक फॉर एग्जांपल यूरोप में लड़ाई, यूरोप और अमेरिका की लड़ाई होती है, तो यूरोप अगर हारता है तो फिर यूरोप के लोगों को अमेरिका में जाके वहाँ पे उन लोगों को जाके वहाँ पे रहना पड़ेगा, वहाँ की वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। इसे कलोनियलिज़म कहते हैं। ठीक है, अब कलोनियलिज़म की डेफिनेशन देख लेते हैं। कलोनियलिज़म इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन। ये कलोनियलिज़म में यदि बातें पता एक को मिलती है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, इसलिए विच इन्वॉल्व द सब्जुगेशन ऑफ अ वन पीपल टू अनदर। अब दो लोगों की लड़ाई भी उनमें से किसी एक को फतह मिलनी है। वन ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ इन डिफाइनिंग कलोनियलिज़म इज़ दैट इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द इम्पीरियलिज़म। वो कहते हैं कि इसको इतना डिस्टिंग्विश करना मुश्किल भी लगता है। लाइक कलोनियलिज़म, इम्पीरियलिज़म आर आल्सो इन्वॉल्व पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर अ डिपेंडेंट टेरिटरी। अब सारी बात है, अगर मैंने आपको एग्जांपल दी कि अमेरिका और उसकी यूरोप की, अगर यूरोप जीत गया तो यूरोप ने क्या करना है, अमेरिका अगर जीत गया तो अमेरिका ने उसको पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कंट्रोल करना है। जितनी यूरोप की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है या पॉलिटिकली जो भी सब कुछ है, उस सब पे उनका हक हो जाएगा अमेरिका का। वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि टेरिटरी में जितना इलाका है यूरोप का, वो सारा अमेरिका के पास चला जाएगा। तो ये कलोनलिज्म इसको कहते हैं। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस से मिलता जुलता है, लेकिन चले देख लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब लोगों ने शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना है, तो उनकी सोशल वैल्यूज़ भी माइग्रेट होती हैं, चेंज होती हैं, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। अदरवाइज़ ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, कलोनलिज्म समझ आ गया। ये कलोनलिज्म में क्या है, अगर दो मुल्कों में जंग होती है, वॉर होती है, तो ज़ाहिर बात है जीत एक को मिलती है। फिर जो दूसरे लोग जो जीत जाते हैं, उनके रूल्स, उनकी वैल्यूज़, सब कुछ उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ उनका कब्ज़ा हो जाएगा ना, फिर हमने उनको फॉलो करना है। सही है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स, और मेनली आप लोगों ने इसकी टाइप्स ही करनी है। सबसे पहले है जी सेटलर कलोनलिज्म। अब सेटलर कलोनलिज्म क्या है जी? सेटलर कलोनलिज्म इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल ऑफ इमिग्रेशन, लाइक जिसमें बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जाके माइग्रेट करते हैं, या इमिग्रेशन की होती है, ऑफन मोटिवेटेड बाय रिलीजियस। अब वो कहते हैं उसकी रीजन्स कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ तो लोग खुद अपनी मर्ज़ी से माइग्रेट कर सकते हैं। देखो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग चलो कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे मुसलमान हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर हम लोग उनको कश्मीरियों को मौका दें कि लाइक आप लोगों ने खुद अपने लिए सिलेक्ट करना है, माइग्रेट करना है, तो आप लोग जहाँ पे जाना चाहते हैं हम चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नहीं कह रही कश्मीर वाकई ये चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर कहता है कि जी वी आर मुस्लिम, क्योंकि उनकी रिलीजियस वैल्यू हमसे मिलती जुलती हैं, तो वो बोलेंगे जी हमने पाकिस्तान के अंदर शामिल होना है, क्योंकि उनकी रिलीजियस वैल्यू हमसे मिलती है ना। तो वो लोग इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड होंगे कि लाइक हम लोग इंडिया में क्यों जाएं जब हमारी वैल्यूज़ उनसे नहीं मिलती हैं, हमारा रिलीजियस उनसे नहीं मिलता, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे शामिल होना पसंद करेंगे। तो ये बात वो करना चाह रहे हैं कि सेटलर कलोनलिज्म में क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि लाइक हम कंट्रीज़ ये देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे बेहतर सेट हो सकते हैं, हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। या कुछ ऐसे गरीब ममालिक जो हैं हमारे पास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अमीर मुल्कों ममालिक के साथ मिलके एक हो गए, यकता कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो लोग उनको सेटलर कलोनलिज्म दे सकते हैं। उनका मकसद क्या होता है? इट एम्स लार्जली टू रिप्लेस एनी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, कि अब वहाँ पे लोग इजीली आ जा सकते हैं, वो एक हैं, ये है कि उनको सपोर्ट भी मिल गई, उनकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ डेवलप होगी, इकोनॉमिक वैल्यू डेवलप होगी। तो इसमें ये बात करना चाह रहे हैं। बात समझ आ गई कि सेटलर कलोनलिज्म में क्या है? सेटलर कलोनलिज्म में बेसिकली आप ये सोचते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाके ज़्यादा बेहतर सेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल की बात करते हैं हम यहाँ पे। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने सऊदीया जाना है, कुछ कहते हैं हमने दुबई जाना है, हम वहाँ जाके सेट होंगे, कुछ कहते हैं हमने अमेरिका जाना है, कुछ कहते हैं नहीं जी हमने कनाडा जाना है। तो वही बात है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि पर्सन बेहतर परसीव कर सकता है, बेहतर बात कर सकता है कि उसके लिए सेटलर कलोनलिज्म क्या है। कलोनलिज्म कहते हैं किससे हैं? बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होके वहाँ पर जाके आबाद होने को, ये कलोनलिज्म है। तो अब यही बात है कि सेटलर कलोनलिज्म की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है।
मे बी मैं बोलूँगी कि मैंने कनाडा जाना है, आप में से कोई बोले मैंने अमेरिका जाना है, तो वो पर्सन टू पर्सन थॉट्स वेरी कर रही हैं। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे जाना है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने उनकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ को, उनके सिस्टम्स को, उनके रूल्स को, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। हमने वहाँ पर जाके ऐसे नहीं कहना कि जी वी आर मुस्लिम्स, हमारे मुल्क में तो ऐसा होता है हम तो ऐसा करेंगे जी, ऐसा नहीं होता। जब आप लोग किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हो या किसी के अंडर हो जाते हो, फिर आपको उसकी वैल्यूज़ को मानना है, उसके रिलीजियस को लेके चलना है, उसकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ को देखना है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, ये है जी आपका सेटलर कॉलोनिज्म। ओके, कम टूवर्ड नाउ सेकेंड वन टाइप, विच वन इज़ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनिज्म क्या है जी? एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनिज्म इन्वॉल्व्स फ्यूर कॉलोनिस्ट एंड फोकसेस ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अब एक्सप्लॉयट करना किसे कहते हैं? ख़त्म करना, तबाह करना, कुछ ऐसा। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनिज्म में क्या होता है कि जब हम लोग एक जगह से जगह ट्रांसफ़र होते हैं, मूव करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें एक्सप्लॉयट भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें तबाह भी होती हैं। लाइक अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लें, तो अगर दो मुल्कों में लड़ाई होगी, ज़ाहिर बात है उसके नेचुरल रिसोर्सेज तो सारे तबाह हो गए ना, ख़त्म हो गए, क्योंकि उसको वहाँ से वहाँ दूसरी जगह जाना पड़ गया। वो सारे कहाँ पे जाए? वो तो एक्सप्लॉयट हो गए। ठीक है, typically to the benefit of the metropole. This category includes trading posts as well as large colonies. कि वो कहते हैं ये एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनिज्म का जो लिंक वो कर रहे हैं वो ट्रेड से भी कर रहे हैं, कि इसमें ट्रेड का भी आ जाता है कि हम लोग किसी लार्ज कॉलोनीज़ में उस चीज़ को ट्रेड भी कर सकते हैं, उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं कि चीज़ें ख़त्म ना हो, चीज़ें एक्सप्लॉइट ना हो जाए ना। बेसिकली पर्पस यही है कि चीज़ें एक्सप्लॉइट ना हो जाए। अगर उनकी वो इमिग्रेशन हो भी रही है, वो ट्रांसफ़र हो भी रहे हैं, तो इस चीज़ का याद रखें, क्योंकि साथ ही साथ अगर नेचुरल सोर्सेज भी ख़त्म हो रहे हैं तो पॉपुलेशन को भी फ़र्क पड़ेगा, उनके लेबर्स को भी फ़र्क पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें, एक मुल्क का अपने मुल्क से निकलना और किसी मुल्क में आबाद होना, इट्स नॉट कह लें कि ईजी टास्क और इट्स नॉट ईजी थिंग। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इन शॉर्ट किसी की ग़ुलामी में आना ना, कि वो हार गए तो वो उसी गुलामी में चले जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको अपनी सारी वैल्यूज़, अपने सारे रूल्स वगैरह छोड़ने होते हैं। अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस या थोड़ा सा पीछे चले जाओ, जब मुसलमान और हिंदू दोनों अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो ये वो वाला टाइम हो जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें एक्सप्लॉइट होती हैं, ख़त्म होती हैं। सारी बात है कि आप लोग अपनी चीज़ को डोमिनेट नहीं कर पाते हैं। एज़ अ मुस्लिम हम लोग अपनी चीज़ों को डोमिनेट नहीं कर पाते, एज़ अ हिंदू वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग ग़ुलाम हैं, हम लोग स्लेवरी कर रहे हैं। हमारे ऊपर कौन है जी? इंग्लिश है, तो हम लोगों ने उनको ही फॉलो करना है। तो एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनिज्म में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, थर्ड वन टाइप है आपके पास सरोगेट कॉलोनिज्म। अब सरोगेट कॉलोनिज्म में क्या है जी? इन्वॉल्व्स अ सेटलमेंट प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय अ कॉलोनियल पावर। अब वो कहते हैं कि इसमें सेटलमेंट किस बेस पे होती है? आपकी प्रोजेक्ट की बेस पे होती है, कि मे बी किसी प्रोजेक्ट की बेस पे आपको वहाँ पे सेटलमेंट करनी पड़ रही है। इन विच मोस्ट ऑफ द सेटलर्स डू नॉट कम फ्रॉम अ सेम एथनिक ग्रुप एज द रूलिंग पावर। अब सरोगेट कॉलोनिज्म में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कभी आप लोगों का जाना हुआ होगा नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में हुंजा की साइड पे ना, हुंजा की साइड पे और फिर हुंजराब पास की साइड पे, जब मैं वहाँ पे गई ना, लास्ट ईयर गई थी, तो वहाँ पे क्या था, मैंने देखा कि वहाँ पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा थे। अब हर जगह मुझे चाइनीज़ चाइनीज़ चाइनीज़, तो वो क्या था? वो सरोगेट कॉलोनिज्म है। क्यों? क्योंकि वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आए हैं। अब वो प्रोजेक्ट क्या था कि उन्होंने सिल्क रोड बनाना है। उन्होंने हुंजा से लेके चाइना के हुंजराब पास तक उन्होंने एक सिल्क रोड और बड़ा खूबसूरत रोड बनाया, वाकई काबिल तारीफ़ है, बड़ा अच्छा उन्होंने रोड बनाया। लेकिन वहाँ पे चाइनीज़ ही सारा काम कर रहे हैं। क्यों चाइनीज़ काम कर रहे हैं? ये उनकी सरोगेट कॉलोनिज्म है। किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका भी फ़ायदा है। वो ट्रेड करते हैं ना, फिर उस रोड से ट्रेडिंग का सारा काम होता है। वहाँ से ट्रक्स आते हैं और सब चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में आ रही हैं, उस रोड को वो यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने अपने मकसद के लिए ना, अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने पहाड़ों को काट के वो सारा रोड बनाया और बड़ा प्यारा रोड बना हुआ है। सिल्क, बाकी सिल्क रोड है। तो बात समझाने का मकसद, बताने का मकसद ये था कि वो सरोगेट कॉलोनिज्म है, कि हम लोग पाकिस्तानी हैं लेकिन हमारे मुल्क में चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, इतने चाइनीज़ क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके क्वेश्चन आपके जहन में लाजमी आता है कि वाई दे आर हेयर, और इतनी ज़्यादा क्यों है। तो वो सरोगेट कॉलोनिज्म है कि उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हुए कुछ अरसे के लिए वहाँ को छोड़ के वो आगे पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात वो होगी, वही होगी, इन विच मोस्ट ऑफ द सेटलर्स डू नॉट कम फ्रॉम अ सेम एथनिक ग्रुप।
अब वो कहते हैं कि एक ही एथनिक ग्रुप से नहीं आ रहे, हो सकता है उन्होंने कुछ चाइनीज़ भेजे हैं तो उन्होंने कुछ इंग्लिश भी भेजी हो, उनको कुछ इंजीनियर चाहिए हो तो उन्होंने पाकिस्तान से भी ले रही हो, तो उसमें सब चीज़ें ये भी आती हैं, ठीक है। सरोगेट की समझ आ गई। अब थर्ड वन आपके पास है इंटरनल कलोनियलिज्म। अब इंटरनल कलोनियलिज्म में क्या है जी, इंटरनल कलोनियलिज्म इज़ अ नोशन ऑफ अनइवन स्ट्रक्चरल पावर। इंटरनल कलोनिज्म इज़ अ नोशन ऑफ अनइवन स्ट्रक्चरल पावर बिटवीन एरियाज़ ऑफ स्टेट। अब एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट जगह हैं, अब उन सब की जो कलोनिज्म है वो उनका अनइवन है, यानी एक जैसी काम नहीं कर रही, यानी स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही है उनकी सारी जो है ना इंटरनल पावर्स कह लें, कुछ ऐसा कह लें। द सोर्सेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कम्स फ्रॉम विद इन द स्टेट। अब सारी बात है कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन वाला भी आएगा। This is demonstrated in this way control and exploitation may pass from whites from colonized country to a white immigrants population within a newly independent country। वही बात है कि उन्होंने कहा कि अगर वो हम लोग इमिग्रेट करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, अब देखो डिफरेंट स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका की बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि उन स्टेट्स में इतना डिफरेंस है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में 16-16 घंटे की फ़्लाइट चाहिए होती है। मेरी फ्रेंड है वहाँ पे तो मुझे बता रही थी। तो अब ये देखो ना, अब इतना जब डिफरेंट स्टेट्स में है तो ऑब्वियसली हर स्टेट की कुछ अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने रूल्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपना सिस्टम है। अब जब वाइट्स उठ के ब्लैक के पास चले जाएंगे, ठीक है, उनके पास जाके रह लेंगे, तो वहाँ पे ज़रूर बात है दोनों की जो है वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ चेंज है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। फिर एक अगर डोमिनेंट होगा, लाइक अगर वाइट डोमिनेंट है तो फिर ब्लैक्स को वाइट को फॉलो करना पड़ेगा। और जो अक्सर इंग्लैंड की साइड पे इन दोनों की लड़ाई ही रहती है, लाइक ये काले और गोरों की लड़ाई ही रहती है और वो ख़त्म नहीं होती, इसीलिए कि वो काले हावी होने की कोशिश करते हैं और गोरे उनको हावी नहीं होने देते, दिस एंड डैट इस किस्म की। तो वही बात है कि उनकी इंटरनल कलोनलिज्म है, वो रह तो एक जगह पर रहे हैं लेकिन इंटरनली उनके अपने अपने रूल्स हैं, अपने प्रिंसिपल हैं, इसलिए कुछ चीज़ें एक्सप्लॉइट भी हो रही हैं उसमें, सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी आउटलाइन में मेंशन था वो ये था कि कलोनलिज्म को डिफ़ाइन करें और साथ में बताएं कि थर्ड वॉर एंड डेवलपमेंट के थर्ड वॉर के बाद कौन कौन सी चेंजिंग्स हुई, ठीक है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इस पर असाइनमेंट आप लोग करेंगे। पहले मैं इसको समझाती हूँ, फिर मैं आपको असाइनमेंट के बारे में बताती हूँ। अब थर्ड वॉर एंड डेवलपमेंट में क्या लिखा हुआ है जी, द थर्ड वर्ड इज़ ऑफन ब्रॉडली कनेक्टेड टू कलोनलिज्म एंड पॉवर्टी। अब वो कहते हैं कि उसमें बड़ा नुकसान हुआ था उस तीसरी जंग में, क्यों, उसमें पॉवर्टी, बड़े मुल्क गरीब हो गए, but through decolonization and evaluation in transport and communications, the world is shrinking and each nation form a strong interlinkage with each other, so that the four words system is left behind and the world is most likely to be considered as united in one। उन्होंने कहा कि लोगों ने आपस में इंटरचेंज कर लिया कि लाइक तुम ये कर सकते हो वो कर लो, तुम ये कर सकते हो वो कर लो, तो यूनाइटेड हो गए। जब भी हम यूनाइटेड होकर काम करते हैं तो हम लोग स्ट्रांग होते हैं। अगर हम लोग अलग अलग काम करेंगे, यूनिट्स में काम करेंगे, तो हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड वॉर एंड डेवलपमेंट में बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कलोनलिज्म, अफेक्ट्स ऑफ कलोनलिज्म, या आप लोगों ने देखना है थर्ड वॉर एंड डेवलपमेंट इन कलोनलिज्म, कि आपने बताना है कि थर्ड वॉर के बाद कलोनलिज्म में कौन से कंट्रीज़ कहाँ पे गए और किस तरह से शिफ्ट हो गए, उनको किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, या किस तरह से उनकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज हो गई। अब आपने इस पे बात करनी है, मीन आपने बेसिकली थर्ड वॉर को स्टडी करना है और आपने बताना है कि थर्ड वॉर एंड कलोनलिज्म में सोशली क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या इश्यूज़ डेवलप हुए हैं, किस तरह से लोगों में प्रॉब्लम्स आई हैं, किस तरह से लोग सफ़र किए। आप लोगों ने मेन फोकस इस चीज़ पे रखना है, ठीक है। आप लोगों ने ये असाइनमेंट इसी टॉपिक पे सबमिट करवानी है, ठीक है जी। ओके बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।